मेरा भारत चैनल की तरफ से नमस्कार, जय हिंद। कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत खाए जा, जिंदगी है कौम की, कौम पर लुटाए जा। ये शब्द जाबाजी से भरे हुए, क्रांति से भरे हुए उन आज़ादी के दीवानों के थे जो कि आज़ाद हिंद सेना के नाम से जानी जाती है। आज 21 अक्टूबर उनकी स्थापना का दिवस है, जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की। तब मार्च करते वक्त उनके यही शब्द हुआ करते थे कि कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। ऐसे आज़ादी के दीवाने थे। किस तरीके से कुर्बानियां देकर हमें उन्होंने आज़ादी दिलाई। आज के दिन हम उनको याद करते हुए अभिनंदन करते हैं। व आज़ाद हिंद सेना के उन सैनिकों को भी हम शत शत नमन करते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी कुर्बानियां दी। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ये शब्द चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें आज़ाद के नाम से जाना जाता था। आज मैं चंद्रशेखर आज़ाद का क्रांति से भरा हुआ, निर्भीकता से भरा हुआ जीवन सामने रखना चाहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद 23/6/1906 को श्री भंवरनाथ के गांव में, भंवरा गांव के अंदर श्री सीताराम तिवारी के घर में पैदा हुए। उनकी माता का नाम जगरानी तिवारी था। बचपन में ही बहुत दबंग थे। घर वालों का मन था कि वाराणसी जाकर शास्त्री करे, शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन उन्हीं दिनों 1921 में जब ये स्कूल में पढ़ रहे थे तो उसी समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। उसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने सड़कों पर जाकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाए, भारत छोड़ो के नारे लगाए। इस तरीके से इस दीवानगी को देख करके अंग्रेज भिन भिना गए कि एक स्कूल का लड़का इस उम्र के अंदर, जबकि उसकी उम्र केवल 15 साल थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर आज़ाद ने जवाब दिया, मेरा नाम आज़ाद। क्या पिता का नाम? उसने, चंद्रशेखर ने कहा स्वतंत्रता। और पूछा कि कहाँ रहते हो, कौन सा पता है? तो उसने कहा मेरा पता है जेल। मजिस्ट्रेट सुनकर हैरान हो गया कि छोटी उम्र के बच्चे की आज़ादी के प्रति दीवानगी। ब्रिटिश सरकार के उम्दा अफसर के नाते वो सोचने लगे कि आज इस उम्र के अंदर इतना जुनून है, आगे क्या होगा। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को 15 वर्ष की उम्र में 15 कोड़े की सजा दी। 15 कोड़े जो लगातार मारने थे। जब उसे सजा दी जा रही थी, कोड़े मारे जा रहे थे, तो तड़पने की बजाय आज़ाद के मुंह से निकलता था भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद की निर्भीकता देख करके सब हैरान हो गए और उसी दिन से उसको आज़ाद कहा जाने लगा। 1922 में जब आंदोलन भंग हुआ तो श्री चंद्रशेखर आज़ाद मनमाथनाथ गुप्ता और राम प्रसाद बिस्मिल से मिले, क्योंकि वो हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी एसोसिएशन के मेंबर थे और चंद्रशेखर आज़ाद भी उनके मेंबर बन गए। मेंबर बनने के बाद उनको जो काम सौंपा गया वो काम था धन इकट्ठा करना पार्टी के लिए। और तो कोई रास्ता
अधिक धन का दिखता नहीं था, तो चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले 9/8/1925 को रेलवे द्वारा जो खजाना ले जाया जा रहा था, अपने साथियों के साथ उस गाड़ी को रोक करके वो खजाना लूटा। उसमें अशफाक जो उनके साथी थे, उन्होंने और सबने मिल करके उसको तोड़ा। खजाने के उस बॉक्स को बड़ी मुश्किल से वो धन निकाल करके वो थैले में ढाके ले गए। उस दौरान काफ़ी साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ से निकल भागे। उसके बाद लाहौर के अंदर जब उन दोनों में साइमन कमीशन आया हुआ था, सारे हिंदुस्तान में जगह जगह डेमोस्ट्रेशन हो रहे थे। साइमन कमीशन जब बना, उसमें किसी भी भारतीय अधिकारी को नहीं लिया गया और मनमाने कानून बनाए गए थे हिंदुस्तानियों के लिए, क्रांतिकारियों के खिलाफ, आंदोलन के खिलाफ। तो साइमन कमीशन इसलिए विरोध आ रहा था। तो जब लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय ने, क्योंकि वहीं पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये सब वहाँ कॉलेज में पढ़ते थे, तो जब लाला लाजपत राय ने आंदोलन किया इन्हीं युवकों के साथ, तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद वो जख्मी हो गए और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसी बात के गुस्से में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, इन सब ने मिलकर के गोली मारने का आदेश देने वाले को मारने का प्लान बनाया। लेकिन उसको मारने की बजाय जब पुलिस के उप कप्तान मिस्टर सैंडर्स अपने ऑफिस से निकले, तो गोलियां उन पर चला दी गई और वो वहीं पर ही ढेर हो गए। उसके बाद लाहौर को अंग्रेजी पुलिस ने घेर लिया। किसी तरीके से दुर्गा भाभी, जो स्वतंत्रता सेनानी में से उनकी पत्नी थी, तो भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ मिलकर के अंग्रेजी शक्ल बनाकर वो वहाँ से निकल गए और बाकी भी जो क्रांतिकारी से निकल करके अलग अलग स्थान में फैल गए। तब चंद्रशेखर जी वहाँ से इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद जाकर के भी क्रांतिकारियों की गतिविधियों में लगातार लिप्त रहे। तब भगत सिंह, तब इन्होंने प्लान बनाया मिल करके कि अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए क्यों ना दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर बम फेंका जाए और पत्र वितरित किए जाएं जिसमें हमें अपने अधिकारों के बारे में या साइमन कमीशन की विरोधता की जाए। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने मिल करके बम फेंके। बम ऐसे थे जो मात्र धुआं कर सकते थे और वो फेंकने से, और उन्होंने वहीं पर उसके बाद तराई तराई मच गई। उस समय सरदार पटेल के भाई अपना भाषण दे रहे थे, इसी विषय पे ही बोलना था, तो इन्होंने तीनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद केस चला। केस चलने के बाद इनको फांसी की सजा हो गई। उसी दौरान इनको छुड़ाने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिल करके उन्होंने जेल की दीवार तोड़ने का प्लान बनाया ताकि उनको छुड़वाया जा सके। लेकिन वो बम उस समय फूट गया जब राम प्रसाद बिस्मिल नज़दीक जाके देखने लगे, तो फूटने से वो उनकी वहीं पर ही मृत्यु हो गई। सारा दारोमदार जो था वो चंद्रशेखर आजाद पे आ गया। तब चंद्रशेखर आजाद ने जो सबसे पहली कोशिश की कि भगत सिंह की फांसी को कैसे रद्द कराया जाए। तब ये इलाहाबाद गए, आनंद भवन में जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिले। उन्होंने उन्हें गांधी के पास भेजा, तो महात्मा गांधी जी ने कोई सटीक उत्तर नहीं दिया चंद्रशेखर आजाद को। उसके बाद इन्होंने दुर्गा भाभी को भी भेजा वहाँ पर महात्मा गांधी के पास, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि इन्होंने, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से मिलें और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी
को परिवर्तित करके उम्र कैद में कर दें तो ये सही रहेगा। लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की नज़र में, क्योंकि अंग्रेज़ों की नज़र में वो एक देशद्रोही वाली बात थी, गदर कहा जाता था, तो वो भी उनकी भावना में भी यही था। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी लॉर्ड इरविन को कि किसी भी तरीके से ये जो इन्होंने मारने की नीयत से बम नहीं फेंका था, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, लिहाजा देश के लिए किया, इसलिए राजनीतिक कैदी समझते हुए इनको उम्र कैद की सज़ा दी जाए, ऐसा इतिहास के कुछ विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को जब पता लगा कि महात्मा गांधी जी चुप्पी साध गए, उन्हें बड़ा दुख हुआ। उसके बाद मदन मोहन मालवीय जी को भी कहा गया, उन्होंने भी महात्मा गांधी से कहा और मदन मालवीय ने पत्र भी लिखा कि भाई किसी तरीके से इन नौजवानों का भविष्य बचाने के लिए इनको फांसी की बजाय उम्र कैद सजा दी जाए। उसमें महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि अगर इस तरीके का ये पत्र लिखें, पिटीशन डालें कि हम आगे से नहीं करेंगे तो छूट मिल सकती है। लेकिन भगत सिंह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने भरपूर कोशिश की और इसी आधार पर कोशिश करते करते वो अपने साथी के साथ इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में बैठे अपने साथी के साथ अगली योजना बना रहे थे कि उसी समय किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी, अंग्रेजी पुलिस को। उन्होंने आके एल्फ्रेड पार्क को घेर लिया और घेरने के बाद उन्होंने तड़ातड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी चंद्रशेखर आज़ाद पर। पिस्टल में उसके बाद 5 गोलियां थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने 4 गोलियां चला करके न जाने कितने अंग्रेजी पुलिस को मारा। 1 गोली बची थी। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चाहते थे कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ में आऊं, वो आज़ाद थे, आज़ाद ही रहना चाहते थे। उन्होंने आखिरी गोली से अपने आप को समाप्त कर दिया और जब उनकी लाश पड़ी थी तो अंग्रेज तब भी नज़दीक जाने से बहुत घबरा रहे थे कि कहीं जिंदा ना हो। लाश के ऊपर भी उन्होंने गोलियां चलाई। ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद का भय और डर हो गया था अंग्रेजी शासन के अंदर। आखिर में वो दीवाना स्वर्ग से हार गया और आने वाली पीढ़ी को संदेश दे गया कि ये आंदोलन थमना नहीं चाहिए, ये लड़ाई थमनी नहीं चाहिए, मातृभूमि को आज़ाद करवाना है। लेकिन उनकी कोशिश ये तो बेकार गई कि भगत सिंह की फांसी रद्द हो जाती। आखिर में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23/3/1931 को फांसी दे दी गई चुपचाप कि कहीं फिर से आवाज़ ना उठे, क्योंकि उनके लिए स्पेशल कोर्ट बना के जो असंवैधानिक थी उसमें उन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया और रात के समय फांसी दे दी गई और सतलुज के अंदर उनकी अस्थियों को बहा दिया गया। ऐसे मेरे वीर जवान थे देश के। मेरा ये सब बताने का यही मकसद है कि हम इस आज़ादी को कभी ना भूलें, इन दीवानों को कभी ना भूलें, क्योंकि जो आज़ादी इतनी मुश्किल से मिली है हम उसका सम्मान करें, हम इस लोकतंत्र का सम्मान करें। क्योंकि अगर हम एक हैं, अगर हम देश की सोचते हैं तो हमारे देश पर कोई भी आंख नहीं उठा सकता। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जय हिंद।